हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी कुछ हमें सिखाती भी है। एक हमारा नज़रिया बदलने की कोशिश करती है। ये पोएम काफ़ी ख़ास हो जाती है बुक्स के हिसाब से भी, सिलेबस के हिसाब से भी और डेली लाइफ के हिसाब से भी। हमारी पॉजिटिव अप्रोच एंड नेगेटिव अप्रोच हर एक चीज़ में जो हमारे काम को अफेक्ट करती है और किस तरह से अफेक्ट करती है, ये पोयम हमें ये दिखाती है। डस्ट ऑफ स्नो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मार्च 26, 1874 में इनका जन्म हुआ था और ये अमेरिका के काफ़ी जाने माने राइटर एंड पोएट माने जाते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है जो कि थॉट प्रोवोकिंग, मतलब आपको सोचने पर मजबूर करती है। और इन्हीं की एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो से क्या मतलब है यहाँ पर हम वो देखते हैं। स्नो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, स्नो इस तरह की होती है। ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पर स्नो आसानी से देखने को मिलती है। डस्ट उसी के लिए कहा गया है, स्नो के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इनको कहा गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोएट किस तरह से कहीं बैठा हुआ था, वहीं पर एक कौवे ने, एक क्रो ने इनके ऊपर पेड़ पर से स्नो गिरा दी थी, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर, उस ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ था और उसने नीचे उन लीव्स पर से कुछ स्नो गिरा दी नीचे, जो कि पोएट के ऊपर आके गिरती है। और जो ट्री था वो था हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर एक सोचने समझने वाली बात है कि जनरली हम पोएम्स में देखते हैं कि पोएट्स जो हैं वो ब्यूटीफुल बर्ड्स का जिक्र करते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल ट्रीज का मेंशन करते हैं। जैसे कि नाइट एंगल, जिसकी वॉइस बहुत अच्छी होती है, कुकू एंड सो मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स, है ना, जो हम जानते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुली सिंग करते हैं, उनकी ब्यूटी बताई जाती है। पर यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पूरी डिफरेंट अप्रोच ली है। उन्होंने क्रो को लिया। क्रो को जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक कलर का होता है और उसकी वॉइस जो होती है काफ़ी मतलब इरिटेटिंग होती है। और यहाँ पर जो ट्री भी लिया गया है वो कोई अच्छा ट्री नहीं माना जाता है, वो एक पॉइजनस ट्री माना जाता है जो कि इस तरह का होता है। अब यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम समझते हैं थोड़ा सा और पढ़कर। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब ये जो छोटा सा इंसिडेंट था उसने किस तरह से पोइट के मूड को बदल दिया है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूट। इंसिडेंट छोटा सा था, काफ़ी छोटा सा, कि वो पेड़ के नीचे बैठा था, क्रो ने उसके ऊपर हल्की सी डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी और उसका जो मूड था वो चेंज हो गया। वो इसने अभी तक जो अपना दिन जो था वो बिगाड़ा था, बेकार निकाला था, वो अब ये अच्छे से निकालेगा। अब इसको डिटेल में समझते पोएम को कि कहना क्या चाह रहे। इंसिडेंट काफ़ी छोटा सा था लेकिन इस इंसिडेंट की सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी थी। वो क्या सिग्निफिकेंस थी देखते हैं। क्रो जो है वो नेगेटिव का सिंबल माना जाता है, ब्लैक कलर सिंबल ऑफ नेगेटिव। ये जो पोएम है ये हाईली सिंबलिक पोएम है। सिंबलिक पोएम मतलब कि हमें जो दिख रहा है वैसा नहीं, जबकि डीप डाउन मीनिंग कुछ और होता है, हमें कुछ संकेत दिया जा रहा होता है उन वर्ड्स के पीछे से। क्रो यहाँ पर ब्लैक कलर का होता है जैसा कि आप सब जानते हैं, और नेगेटिव, कुछ अशुभ संकेत माना जाता है। यहाँ तक हेमलॉक ट्री जो है वो भी एक नेगेटिव सिंबल है क्योंकि वो एक पॉइजनस ट्री है, डेडली प्लांट है, डेडली ट्री है। यहाँ पर बोल रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अभी तक ये जो नेगेटिविज्म दिखाया गया है ये पोएट का मूड भी रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वो एक डार्क एंड मेलेंकलिक मूड में था, किस तरह से वो एक दुखी और डिप्रेशन वाले मूड में था, किस तरह से उदास था, किस तरह से वो लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहा था। यहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि जो
पोएट की मेंटल स्टेट को भी शो कर सके कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट जहाँ वो बैठा है वहाँ पर किस तरह से क्रो एंड हेमलॉक ट्री उसके माइंड में जो डिप्रेशन, सैडनेस एंड मेलनकली है, जो दुख है, दर्द है, जो सैडनेस है, वो उसके दिमाग के आसपास छाई हुई, उसके एनवायरनमेंट में छाई हुई है, उसका मूड को रिप्रेजेंट करती है। नेगेटिव चीज़ें कि उसका मूड जो है कितना डार्क, कितना मेलनकली, कितना उदास है। लेकिन जब वो क्रो हेमलॉक ट्री से एक स्नो के पार्टिकल्स गिराता है, डस्ट गिराता है, इसके ऊपर गिरते से ही इसका मूड चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? स्नो का कलर जैसा कि हम जानते हैं वाइट होता है, और ये ब्लैक डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हो, वाइटनेस होप, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। जब उसने देखा कि इतना डार्क और मेलेंकलिक मूड में नेगेटिव हेमलॉक ट्री, नेगेटिव सिंबल से अगर क्रो को देखा जाए, वहाँ से भी एक वाइट, एक होप पोएट को दिखती है जब इसके ऊपर गिरती है तो। और ये इसको एक सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है इसके मूड को, कि इन सब नेगेटिव माहौल के बाद भी एक रे ऑफ होप इसको दिखती है कि इस नेगेटिव माहौल में भी, इस नेगेटिव चीज़ में भी मुझे एक सिंबल ऑफ होप दिखता है, जो कि वाइट स्नो को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है पॉजिटिविटी का, पॉजिटिविटी जो कि शो करती है होप। आपके डार्केस्ट टाइम्स में भी किस तरह से आपको एक होप नहीं खोनी चाहिए, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ से वही दिखाया जाता है कि किस तरह से इस छोटे से इंसिडेंट ने, जो कि इसको पॉजिटिविटी दिखाई, इसने किस तरह से इसने अभी तक जो अपना दिन बर्बाद किया था दुखी होते हुए, उदास होते हुए, उस दिन को अब इसने बचा लिया है इस छोटे से इंसिडेंट ने। और अब जो है बचे हुए दिन को एक काफ़ी अच्छे से खुशी खुशी बिताने की कोशिश करेगा एक पॉजिटिविटी के साथ। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ दुखी इंसिडेंट होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें काफ़ी डिप्रेस और सैड कर देते हैं, लेकिन हमें उस परिस्थितियों में, उन सिचुएशंस में किस तरह से पॉजिटिविटी को देखना है, किस तरह से हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, कि हम नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट में भी किस तरह से होप को ढूंढ सकते हैं, किस तरह से होप देख सकते हैं। क्योंकि पोएट यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे आपके डार्केस्ट टाइम्स में कितना ही बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जरूर होती है। बस तुम्हें ज़रूरत होती है एक नज़रिए की, एक पर्सपेक्टिव की, तो तुम उस डार्केस्ट एनवायरनमेंट में भी, डार्केस्ट सीन्सेस में भी किस तरह से पॉजिटिविटी देख सकते हो, किस तरह से होप देख सकते हो। इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।